और चुनावी अखाड़ा में सबसे पहले हम अपनी पहली रिपोर्ट की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार यानी कि 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहां छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई है। तीसरे चरण के चुनाव में जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तीसरे चरण में किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और किन सीटों पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए। मध्य प्रदेश की 3 सीटों विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद भौजाई के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट्स मैदान में हैं और इनमें से 1229 पुरुष और 123 यानी कि 9% महिला हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 244 कैंडिडेट आपराधिक छवि के बताए जा रहे हैं और 392 कैंडिडेट के पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। इतनों पर आपराधिक मामले और इतने पर करोड़पति। तीसरे चरण के चुनाव में 244 प्रत्याशियों पर दर्ज हैं आपराधिक केस। विभिन्न पार्टियों के 172 प्रत्याशियों पर हत्या, बलात्कार जैसे केस। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 244 यानी कि 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस, 172 13% पर हत्या और अपहरण बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों पर हत्या और 24 पर हत्या की कोशिश के मामले भी दर्ज हैं। 38 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 पर बलात्कार के मामले, 17 पर हेट स्पीच से जुड़े मामले दर्ज हैं और तीसरे चरण के चुनाव में 392 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 1352 उम्मीदवारों में से 392 यानी कि 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास औसतन 5.66 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वहीं 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर से निर्दलीय प्रत्याशी इरफान अबू तालिब की संपत्ति 100 रुपए है। गुजरात की बारडोली से बसपा प्रत्याशी रेखाबेन हरसिंह भाई की संपत्ति 2000 रुपए है। सबसे ज्यादा सालाना आय के मामले में महाराष्ट्र की माढा सीट से प्रत्याशी हैं। माढा से भाजपा के रंजीत सिंह हिंदूराव नाइक निम्बालकर टॉप पर हैं। उनकी कुल वार्षिक आय करीब 44.57 करोड़ रुपए है और इन्होंने व्यापार और कृषि को अपनी आय का स्रोत बताया है। कुल 1352 उम्मीदवारों में से 591 यानी कि 44% उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि 19 उम्मीदवारों ने खुद को निरक्षर बताया है। वहीं 411 है यानी कि 30% उम्मीदवारों की आयु 25 से 40 साल है। 228 की आयु 61 से 80 साल के बीच है और एक प्रत्याशी की आयु 84 साल है। तीसरे चरण की 14 हॉट सीटों पर एक नजर डाली जाए तो इनमें से कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें से सबसे अहम है गुजरात की गांधीनगर सीट। भाजपा की ओर से देश की गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा के कई दिग्गज नेता 1989 से यहां से जीत रहे हैं और
2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से पार्टी सचिव सोनल रमन भाई पटेल को मैदान में उतारा है। वे मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र से पार्टी की सह प्रभारी हैं। साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वे कह चुकी हैं कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। इसके साथ ही गुजरात की पोरबंदर सीट की बात करें तो महात्मा गांधी की जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार बनाया है और पेशे से वेटरनी डॉक्टर मंडाविया गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा की है। भीड़ भाड़ भरे रोड शो से दूरी बनाए रखते हुए उन्होंने प्रचार का ये पुराना तरीका अपनाया है और इस सीट पर पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे वसुआ 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा के रमेश भाई धाड़ुक से हार गए थे। वहीं मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में हैं। वे 2019 में अपने पूर्व सहयोगी केपी सिंह से चुनाव हार गए थे। हालांकि तब वे कांग्रेस में थे और हार से सबक लेते हुए सिंधिया ने इस बार बताया जा रहा है कि मैदान में खूब मेहनत की है और उनका बेटा और पत्नी भी उनके साथ चुनाव प्रचार में लगे थे। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया परिवार के राजनीतिक विरोधी राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राव 2023 तक भाजपा में थे और उनके पिता मुंगावली सीट से 3 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। उन्होंने माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। यादवेंद्र 2023 में कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया के करीबी ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना। मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल बाद दोबारा विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वे यहां से 5 बार सांसद बन चुके हैं। वे अभी यहां की बधुनी विधानसभा सीट से विधायक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मामा के सामने कांग्रेस ने दादा को उतारा था और दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु सिंह स्थानीय नेता हैं और दादा के नाम पर उपनाम से जाने जाते हैं। भानु 1980 और 1984 में से 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। वे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तथा 1980-84 तक रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ सीट भी अहम है। दिग्विजय सिंह ने करीब 32 साल बाद दोबारा राजगढ़ सीट पर वापसी की है। 1991 में दिग्विजय यहां से सांसद बने थे, लेकिन 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तब से 2004 तक उनके भाई लक्ष्मण सिंह इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से सांसद हैं। 2019 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से हार गए। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। पिछले साल एनसीपी में तोड़फोड़ होने के बाद यहाँ इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में शरद पवार की बेटी और बहू के आमने सामने होने और परिवार टूटने का मुद्दा बड़ा माना जा रहा है। मोदी की गारंटी और राम मंदिर जैसे मुद्दे यहाँ गायब हैं और एक तरफ सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से मैदान में हैं, तो कभी भाभी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से उन्हें टक्कर दे रही हैं। 1960 में भी ऐसा मुकाबला देखने को मिला था और जब शरद पवार अपने बड़े भाई वसंतराव के खिलाफ उतरे थे, तब उनके भाई चुनाव हार गए थे और यह सीट एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं। अजीत पवार भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि पिछली 3 बार से सुप्रिया यहां से सांसद चुनी जा रही हैं। अगर महाराष्ट्र के सतारा की बात की जाए तो भाजपा इस सीट पर पहली बार कमल खिलाने के आस लगाए बैठी है। भाजपा ने आज तक कभी भी यह सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदय राजे भोसले से पूरी उम्मीद है। भोसले 2004 से 2014 तक 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। 2019 का चुनाव भी उन्होंने जीता था, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल हुए उपचुनाव में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल से चुनाव हार गए। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट ने ट्रेड यूनियन नेता रहे और 4 बार के विधायक रहे शशिकांत शिंदे को मैदान में उतारा है।
शिंदे 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सतारा शरद पवार का गृह जिला है और एनसीपी शरद पवार गुट की यहाँ गहरी पैठ है और इसलिए यहाँ मुकाबला टक्कर का है। महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधु दुर्ग की बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा सांसद राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे सिंधु दुर्ग की कुडाल सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। शिवसेना से राजनीति शुरू करके राणे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन 2005 में उद्धव ठाकरे से विवाद के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और 2019 में भाजपा में पार्टी का विलय कर दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव वाले राणे के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से शिवसेना उद्धव गुट के विनायक राउत मैदान में है। वे पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आगरा की बात की जाए तो भाजपा ने आगरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पुलिस सब इंस्पेक्टर से की और इसके बाद वे आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस से एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी से की और बसपा से होते हुए 2014 में भाजपा का हिस्सा बन गए। वे 4 बार सांसद और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सीट के 30% दलित वोटर्स को साधने के लिए सुरेश चंद्र कदम को उतारा है और वे इसी समुदाय से आते हैं और जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती आती हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में दलित वोटर होने के बाद भी बसपा का कोई भी उम्मीदवार आज तक यहाँ से जीत नहीं सका है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की बात करें तो यहाँ से मुलायम सिंह यादव की विरासत लिए उनकी बहू डिंपल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। 2022 में उनकी मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव चुनी गई। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से 2 बार सांसद रह चुकी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। भाजपा ने डिंपल के सामने योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है और जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक है। अब बात करें गोवा की तो उत्तर गोवा से केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे लगातार 5 बार से यहां से जीतते आ रहे हैं। वे 1988 में भाजपा के राज्य महासचिव बनाए गए हैं और 1990 से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 1994 में विधायक और 1999 में सांसद चुने गए। वे तभी से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। नाइक मोदी मंत्रिमंडल में आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे रमाकांत खलप को उम्मीदवार बनाया है। वे 6 बार विधायक रहे हैं। 1996 में सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय विधि राज्य मंत्री भी रहे हैं। कर्नाटक के बेलगाम से भाजपा ने इस सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार को उम्मीदवार बनाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से राजनीति शुरू करने वाले शेट्टार संघ से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में टिकट न दिए जाने पर नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और चुनाव लड़ा। लक्ष्मी बेलगाम ग्रामीण सीट से विधायक भी हैं। कर्नाटक के ही हावेरी से भाजपा ने लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। जनता दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले बसवराज 2008 में भाजपा में शामिल हुए थे और उसी साल सिग्गांव सीट से विधायक चुने गए और येदुरप्पा सरकार में मंत्री रहे। वे बीएस येदुरप्पा के करीबी हैं और उनके बाद दूसरे बड़े लिंगायत नेता हैं। इसी कारण 2021 में येदुरप्पा के बाद बोम्मई राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके पिता बीएस बोम्मई भी राज्य मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस ने बोम्मई के सामने आनंद स्वामी गद्दादेव बर्थ को उतारा और वे राजनीति का बहुत चर्चित चेहरा नहीं है। हालांकि ये उनका पहला चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी की। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर जहां से एक और बीजेपी मोदी के सहारे 24 फतह की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने की जुगत में है। अब देखना होगा कि क्या मोदी का मैजिक इस बार काम आएगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।